नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेटेड एसबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले चैप्टर मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हमने आपको 5 MCQ दिया था, उसके बारे में 5 MCQ को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे कि मौर्यों के बाद के शासन के बाद भारत की क्या स्थिति थी, विदेशियों से क्या संपर्क थे, आखिर मौर्य वंश क्यों जो है समाप्त हो गया, उसके शासक कैसे कमज़ोर हो गए, इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कनिष्क के बारे में, कैसे जो है रेशम मार्ग पर उन्होंने नियंत्रण किया था। और जानेंगे दोस्तों मूर्तिकला के बारे में। उसके बाद 5 MCQ को हम देखेंगे। चैप्टर बहुत छोटा दोस्तों, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए आप लोग। उसके बाद 5 MCQ को जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले 5 MCQ का हम आंसर देखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 318 ईसा पूर्व? तो सही आंसर है दोस्तों आपका 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? बिंदुसार, चाणक्य, अशोक या फिर सेल्यूकस? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे दोस्तों चाणक्य। चाणक्य के द्वारा ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को शासन करना सिखाया था, कैसे विजय प्राप्त की जाती है, इन सब के बारे में है पूरी जानकारी। पूरी शिक्षा दीक्षा चंद्रगुप्त को चाणक्य जी ने ही दिया था। चाणक्य की बुक का नाम दोस्तों अर्थशास्त्र, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रगुप्त के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? चाणक्य, अशोक, बिंदुसार या बिंबिसार? तो सही आंसर है दोस्तों बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक बैठे थे। अशोक के बाद इसका बृहद्रथ अंतिम शासक थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुई? अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर बिंदुसार? तो सही आंसर है दोस्तों अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। द्वितीय जो हुआ था दोस्तों कालाशोक के समय में हुआ था, तृतीय अशोक के समय में, चतुर्थ हुआ था कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। अभी हम इस वीडियो में इसको अध्ययन करेंगे। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, घनानंद या बृहद्रथ? तो सही आंसर है दोस्तों आपका बृहद्रथ। क्या है? बृहद्रथ। अब मौर्यों की बात की स्थिति के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम अपने परिचितों, रिश्तेदारों आदि के घर जाते हैं, प्रायः हम इससे रहन सहन, तौर तरीके, भोजन आदि संबंधी अच्छी बातें सीखते हैं। जब तुम्हारे यहाँ कोई आता है या तुम उसके यहाँ जाते हो तो तुम कैसे रहते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे लोगों से बातचीत करते हो, इनका भी आदान प्रदान होता है। इस प्रकार एक देश से दूसरे देश को जाने वाले लोग भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। भारत में भी जब विदेशी लोग आए तो यहाँ शासन किया, तब उनसे हमने कैसे और उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें सीखी। तो आजकल के समाज में भी ऐसे होता है कि फलाने के यहाँ कोई मतलब जो है ऐसे लोग कपड़े पहनते हैं, हम भी वैसे कपड़े पहनेंगे। तो एडॉप्ट करने की जो चीज़ होती है दोस्तों लोगों के अंदर, वो बहुत जल्दी फैल जाती है। हमारा समाज ऐसे पहले नहीं था, हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाया है, यूरोपियन कल्चर को अपनाया है, तब हम आज जा कर के ऐसे हुए हैं। नहीं, हम पहले कुर्ता धोती ही पहनते थे, पैंट शर्ट नहीं पहनते थे। हमारा पहनावा अलग था, हम पगड़ी बांधते थे, पगड़ी बांधना भी बंद कर दिए। तो कहीं ना कहीं हम पश्चिम भारत से सीखें, पश्चिम के लोगों से, यूरोपीय लोगों से सीखें। मौर्यों के बाद लगभग 200 ईसा पूर्व से जो काल आरंभ होता है, उसमें अधिकतर छोटे छोटे राज्य हुए दोस्तों। जब मौर्य शासन कमज़ोर हो गया तो उसमें अधिकतर जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र होना शुरू हो गए। पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन वंश। इनमें सातवाहन आंध्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। सातवाहन, शुंग वंश। तो शुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इसके मध्य की सत्ता शुंग वंश के हाथों में आ गई। क्यों आ गई?
शुंग उज्जैन प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? उज्जैन प्रदेश। इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। इनके जो पूर्वज थे यानी कि जो इनके दादा दादी थे और इनके पिताजी थे, तो ये सब सारे लोग कहीं ना कहीं इनके जो पूर्वज थे ये सब मौर्यों की सेवा में लगे रहते थे। पूजा इन जो है इनके सेनापति थे, कोई इनके राज्य में कोई मुख्य पद पर था, तो सारी बातें ये लोग सीख चुके थे। इस वंश का शासक जो था, संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। वो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। जब इसको ये एहसास हो गया कि हमारा बृहद्रथ कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उसकी हत्या कर दिया। क्या कर दिया? हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया। और कन्नो वंश की स्थापना कैसे हुई? अंतिम शुंग शासक देवभूत थे। क्या थे? देवभूत। उसके सचिव थे, यानी कि मुख्य देख रेख करता थे। तो वसुदेव ने कर दी। उसकी हत्या किसने कर दिया? देवभूत की वसुदेव ने कर दी। और 75 ईसा पूर्व में कन्नो वंश की नींव रखी। केवल 4 ही शासक हुए इसमें, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। तो वसुदेव ने इसकी स्थापना किया था और अंतिम शासक सुशर्मन थे। कौन थे? सुशर्मन। इसकी हत्या 30 ईसा पूर्व में किसके द्वारा कर दी गई? सिमुक द्वारा। आप देख रहे हैं दोस्तों कि अगर आप हत्या करेंगे तो आपकी भी हत्या होगी। अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो आप मार दिए जाएंगे। इससे यही शिक्षा मिलती है। अब सातवाहन वंश लगभग 30 ईसा पूर्व से 203 ईसा पूर्व तक था, लगभग 233 वर्ष। इस वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने पराक्रम से, अपने बल से एक विशाल राज्य की स्थापना किया। इसके शासकों ने अभिलेखों एवं सिक्कों में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश के शासक अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी अंकित करवाया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कभी नहीं मिलता। लोग अपने पिता का नाम अंकित करवाते हैं, लेकिन जो सातवाहन के शासक थे ये क्या किए? अपनी माता का नाम अंकित करवाए। इस वंश के शासक जो थे ब्राह्मण धर्म के थे। जब ब्राह्मण धर्म के थे तो ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सभी धर्मों के प्रति एक समान नज़र रखा, यानी कि सबको सम्मान दिया एक तरीके से, यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया। बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दिया, गांव दान दे दिए। इसी समय पत्थर की ठोस चट्टानों को काटकर चैत्यों और विहारों का निर्माण किया। कार्ले का चैत्य मंडप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। चैत्य होता है दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल। क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल। और विहार क्या होता है? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। क्या थे? बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। पश्चिमोत्तर भारत। आखिर पश्चिमोत्तर भारत में क्या हो रहा था? मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया और चीन से आए कई विदेशी राजवंशों ने अपना शासन जमाया, जैसे हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। इसका क्रम भी पूछा जाता है पीसीएस के एग्जाम में कि बताइए इनका क्रम क्या है। तो पहले हिंद यूनानी, फिर शक, पल्लव, फिर कुषाण। सबसे अधिक विख्यात कौन थे? यूनानी शासक मिनांडर हुआ, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। वह मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर को मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी पंजाब में आधुनिक सियालकोट में थी। कहाँ पे? सियालकोट। यूनानियों के बाद शक आए। क्या आए? शक। शक शासकों में रुद्रदामन सबसे अधिक विख्यात था। शक के बाद पल्लव, पार्थियाई ईरान से भारत में आए थे। वह शकों की तरह भारतीय राजतंत्र और समाज के अभिन्न अंग बन गए। जब कोई विदेशी आता, देखिए हमारे यहाँ कोई कुछ भी आए, शक आए, पल्लव आए, कुषाण आए, हिंद यूनानी आए, सब कुछ, अंग्रेज आए, अरब के लोग आए, हमारे यहाँ सब बसते चले गए। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर उन लोगों को पसंद आया। हम लोग बहुत नरम स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा उग्र नहीं थे।
सबको संरक्षण देना जानते हैं। इसलिए पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत पूरे विश्व का संरक्षण करता देश है। इसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। आप इस चीज़ को जानिए। पल्लव के बाद कौन आया? कुषाण। कुषाणों में कनिष्क सर्वाधिक विख्यात हुआ। वो इतिहास के 2 कारणों से प्रसिद्ध हुआ। पहला, उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो क्या कहलाया? शक संवत कहलाया। क्या कहलाया? शक संवत, और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा, उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीत का भी आयोजन करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। एक हमने आपको ट्रिक बताया था, राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, तो राज से मेरा आशय यहाँ पे राजगृह से है। वैशाली का मतलब दूसरी जो बौद्ध सभा हुई थी कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। पटाया का मतलब होता है पाटलिपुत्र। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना, आज का क्षेत्र जो है। और राजगृह, राज से मतलब राजगृह, राजगीर जिसे कहते हो, एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों बिहार में। और चौथा बताया था आपको कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ पे? कश्मीर के कुंडल वन में। तो चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीत की वो जो है कौन शासक था? अभी बताया था, अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीत की किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। तीसरा अशोक महान के समय में, और चौथी कनिष्क के समय में। किसके? कनिष्क के समय में। पारस्परिक आदान प्रदान जो हुआ दोस्तों, देखिए तकनीकी चीज़ों का। एक कुषाणकालीन सोने का सिक्का है। सबसे अधिक मात्रा में इन्होंने ही सिक्के जारी किए, शुद्ध सिक्के जारी किए। तो भारतीयों ने हिंद, यूनानी व कुषाणों से सोना व चांदी को पिघलाकर सिक्के बनाने का नया तरीका सीखा। ये विधि पूर्व प्रचलित चांदी की चादर के कटे हुए टुकड़ों में लगे ठप्पों के सिक्कों से अधिक सुंदर व स्पष्ट थी। यानी कि पहले से और अधिक कैसी हो गई? सुंदर दिखने लगी। इन सिक्कों में राजाओं के चित्र भी थे और उनके द्वारा कुछ न कुछ लिखे गए सुंदर व स्पष्ट लिपि थी, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखाई देती है। ये चांदी से निर्मित यूनानी सिक्का है ये। इन सिक्कों से वर्तमान सिक्कों की तुलना करें और चर्चा करें कि वर्तमान सिक्कों से ये किस प्रकार और कितने भिन्न हैं। आजकल के सिक्के सोने के और चांदी के नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ नहीं चलती। ठीक है, और उनमें स्पष्ट रूप से रहता। पहले राजाओं के चित्र होते थे, अब सिक्कों में क्या होता है? अशोक का स्तंभ रहता है, गेहूं की बालियां छपी रहती हैं, यही सारी चीज़ रहती है। पहले राजाओं के चित्र होते थे नोटों पे, अब राजा के तरीके से महात्मा गांधी को भी ले सकते हैं। राजनेताओं की चित्र बहुत कम ही देखने को मिली है। राजनेताओं की, जवाहरलाल नेहरू या और भी जितने प्रधानमंत्री हुए, क्या इनके नाम के सिक्के जारी हुए? नहीं। इनका पहनावा कैसा था दोस्तों? तो शक व कुषाण क्या पहनते थे? पगड़ी, कुर्ता, पैजामा, लंबे लंबे जूते नुकीले वाले, भारी लंबे कोट पहनते थे। अभी हमने आपको बताया पीछे, शेरवानी को प्रचलन में लाए कौन? कुषाण। कौन? कुषाण। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे पहने हैं। अभी आगे है ये, ठीक है, ये है शेरवानी और इनके जूते देखिए। व्यापार कैसे था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से संपर्क होने से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। कांच के बने बर्तन को बनाने की तकनीक में भी प्रगति हुई। इस काल में नगरीकरण चोटी पर पहुंच गया था, यानी कि लोग की संख्या जो है नगरों में अधिक होने लगी थी, अधिक ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा था। कनिष्क ने तक्षशिला, पुरुषपुर कहाँ दोस्तों? पेशावर को पुरुषपुर नगर के रूप में जाना जाता है। इसका सुंदरीकरण किया गया, इसको अच्छे से वेल डेवलप्ड किया गया। कश्मीर में
कनिष्कपुर नगर जो है आधुनिक काजीपुर श्रीनगर के पास बसाया। कुषाणों ने चीन से मध्य एशिया होते हुए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन से मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य को जाने वाले प्रख्यात रेशम मार्ग पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया कि हम इससे नहीं आने जाने देंगे। और जब नियंत्रण हो जाएगा तो आओ जाओगे तो हमको क्या दोगे, टैक्स दोगे, जिससे भारतीय व्यापार के नए अवसर खुले और भारतीय व्यापार में वृद्धि हुई। ये था दोस्तों कनिष्क रेशम मार्ग। दोस्तों ये कैसे यहाँ से आता जाता था, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इस पर जब कुषाण शासकों का कब्जा हो गया, ठीक है, तो तुम कहाँ से लाओगे, ले जाओगे, इनके लिए समस्या खड़ी हो गई। क्या हो गई, समस्या खड़ी हो गई। तो जब समस्या खड़ी हो गई तो फिर क्या हुआ, उसको टैक्स देना पड़ेगा। हमारे देश के लिए भी क्या हुआ, रेशम के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। यहाँ पे कह रहा मानचित्र देख के बताइए किन किन देशों से रेशम मार्ग का व्यापार होता था। तो देखिए सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है, भारत, चीन और फिर उधर होते हुए रसिया तक जाता था। विज्ञान यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी की उस समय क्या जो है प्रगति थी। हिंद यूनानियों के संपर्क से खगोल, ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में और ज्योतिष शास्त्र में प्रगति हुई। सप्ताह के हर दिन को सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के नाम से पुकारते थे, जैसे रवि, सोम, मंगल, शनि। ये हमने किससे सीखा, यूनानियों से ही सीखा और यूनानी औषधि पद्धति के विषय में जानकारी हुई। कनिष्क के समय चरक नामक चिकित्सक हुए। इन्होंने चरक संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा औषधियों के बारे में लिखा है। यह संहिता निर्देश देती है कि चिकित्सक को अपने मरीजों से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चरक संहिता की रचना किसने किया था, चरक जी ने, और कनिष्क के समय में रहते थे। मूर्ति कला कैसी थी, मूर्ति कला कुषाण काल की कला के दो प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से, मथुरा और गांधार। माना जाता है कि बुद्ध की प्रतिमा की कल्पना एवं निर्माण सर्वप्रथम गांधार मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा की गई। इन मूर्तियों में बुद्ध को आध्यात्मिक मुद्रा एवं लहराते बालों के साथ सर पर जटा या उभार को दिखाया गया है। इस शैली की मूर्तियों में स्लेटी या नीली धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये स्लेटी और ये नीली धूसर बलुआ पत्थर मथुरा मूर्ति शैली के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित बुद्ध की पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। सिर के पीछे प्रभामंडल नजर आ रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। ये मूर्तियां लाल बलुआ पत्थर में बनाई गई हैं। राज्य व्यवस्था कैसी थी, राजा में देवत्व की भावना यानी कि देवताओं की भावना की प्रणाली शकों एवं कुषाणों से प्राप्त हुई है। सहानुशासी की अवधारणा कुषाणों की देन है। उन्होंने भारत से क्या सीखा, विदेशों से आए आक्रमणकारियों ने इन देश की संस्कृति को अपना लिया। क्या कर लिया, अपना लिया। यहाँ के धर्म एवं संस्कृति से वो अत्यधिक प्रभावित हुए। भारत में विदेशी प्रभाव से एक मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। चीन ने बौद्ध चित्रकला भारत से सीखी थी। किससे सीखी थी, भारत से सीखी। भारतीय संस्कृति में अन्य देशों की संस्कृतियों को मिला लेने की अपूर्व क्षमता रही है। यही कारण है कि विदेशी आक्रमणकारी भी भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, सामाजिक मेलजोल, लचीलापन, उदारवादिता व वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी के सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये भारत का आदर्श वाक्य भी है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका बहुत ज़्यादा महत्व भारत में दिया जाता है। सामाजिक मेलजोल ये सब भारतीय संस्कृति में विद्यमान है।
सहिष्णुता यानी कि सभी धर्मों को एक समान नज़र से देखना। लचीलापन यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, उदार हैं लोग। इस कारण यह संस्कृति आज भी विद्यमान है, जबकि अन्य समकालीन प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, ईरान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान एवं रोम विलुप्त हो चुके हैं। उनके भौतिक अवशेष ही बचे हैं। भौतिक अवशेष का मतलब जो लोग लिख के गए थे और जो उनके द्वारा बनाए गए, कोई मूर्ति है, कोई चित्रकारी है, यही सब सारी चीज़ें विद्यमान है, बाकी वास्तविकता इस समय नहीं है। और भी जानिए, सबसे पहले सोने का सिक्का कुषाण शासक भीम कैडफिसस ने जारी किए। कुषाण राजाओं ने उच्च कोटि की स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। इसी समय बौद्ध धर्म की दो संप्रदायों में बटा था, एक हीनयान और एक महायान। कनिष्क किसका सदस्य था? महायान का सदस्य था। किसका था? महायान का। तो ये था दोस्तों आपके बीच में चैप्टर नंबर 8। इससे संबंधित 5 क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, देवभूत, सिमुख या वसुदेव? क्वेश्चन नंबर 2, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? कन्नौ, कुषाण, सातवाहन या शक? शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? रुद्रदामन, सुशर्मन, सिमुख या कनिष्क? किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण या शुंग? चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, कालाशोक के समय में या पुष्यमित्र शुंग के समय में? तो ये दोस्तों आपके बीच में था 5 MCQ चैप्टर नंबर 8, मौर्यों के बाद की स्थिति की, भारत में क्या स्थिति थी और व्यापार कैसा था, इन सब के बारे में हमने जाना। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है और ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।